बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाल्जी ऑपरेटर्स, और गाल्जी ऑपरेटर्स के साथ आज हम एक और ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे, यानी कि लाइसोसोम को। बेसिकली लाइसोसोम को आज हम गाल्जी ऑपरेटर्स के साथ क्यों डिस्कस करें, क्योंकि लाइसोसोम जो है ये डिराइव्ड होता है गाल्जी ऑपरेटर से। अब ये डिराइव्ड किस तरह होता है इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गाल्जी ऑपरेटर्स को। तो गाल्जी ऑपरेटर्स क्या है? गाल्जी ऑपरेटर इज अ स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक। ये एक स्टॉक होता है किस चीज़ का? मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लैटेंड सैक का, यानी कि ये जो तेले हैं, ये फ्लैटेंड सैक जो तेले हैं, इनका एक स्टॉक होता है। उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं? गाल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ये जो स्टॉक है ये जिन तेलों से बना है उन तेलों को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्निया कहते हैं। जो फ्लैट सैक है उस एक सैक को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्निया कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इनके फ्लैट सैक को हम सिस्टर्निया कहते हैं, और इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके जो फ्लैट सैक है इनको भी हम सिस्टर्निया कहते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम इसको समझते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो क्या है कि इनके ये जो फ्लैट सैक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो एक दूसरे में कंटिन्यूअस है। यानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है? एक दूसरे में कंटिन्यूअस है, यानी एक दूसरे में डायरेक्टली ओपन होते हैं। जबकि गाल्जी ऑपरेटर्स के जो सैक है सिस्टर्निया के, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। स्टॉक तो इन्होंने बनाया होता है बट ये अलग अलग होते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किस चीज के साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। जबकि गाल्जी ऑपरेटर्स जो है इनका जो स्टॉक होता है वो कनेक्टेड नहीं होता किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंस है किस में? गाल्जी ऑपरेटर्स में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्टॉक में जो सिस्टर्निया है। नो डियर स्टूडेंट, ये जो गाल्जी ऑपरेटर्स है इसके बेसिकली दो फेसेस होते हैं। एक फेस को हम क्या कहते हैं? सीज फेस कहते हैं, सीज फेस कहते हैं। और जो दूसरा फेस है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस फेस कहते हैं। क्या? ट्रांस फेस। बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो सीज है, सीज का मतलब क्या होता है? सेम साइड। यानी सेम साइड का क्या मतलब है? टुवर्ड द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? इसी तरह जो ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस का मतलब क्या है? अपोजिट साइड। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफेस कहते हैं। इसी वजह से हम इसको ट्रांस का नाम देते हैं। नो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। जो गाल्जी ऑपरेटर्स है इनको हम गाल्जी बॉडी का नाम भी देते हैं, गाल्जी ऑपरेटर्स का नाम भी देते हैं, गाल्जी कम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। तो आज हम इस डिफरेंस को क्लियर करेंगे। बेसिकली ये जो सिंगल सिस्टर्निया है आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये सिंगल सिस्टर्निया, सिंगल सैक जो है इसको हम क्या कहते हैं? गाल्जी बॉडी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इसी तरह, तो ये सिर्फ एक ही सिस्टर्निया है, एक ही सैक है, तो सिंगल सिस्टर्निया को हम किस चीज का नाम देते हैं? गाल्जी बॉडी का। और जब स्टॉक ऑफ सिस्टर्निया हो, यानी कि स्टॉक ऑफ सैक हो, फिर हम इसको नाम देंगे किस चीज का? गाल्जी ऑपरेटर्स का। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टर्निया है, इसके नीचे ये दूसरा सिस्टर्निया आ गया। इसी तरह ये स्टॉक ऑफ सिस्टर्निया को हम किस चीज का नाम देते हैं? गाल्जी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जब स्टॉक ऑफ सिस्टर्निया हो और उसके साथ वेसिकल्स को हम काउंट करें, फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? गाल्जी कम्प्लेक्स का। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक ऑफ सिस्टर्निया है, स्टॉक ऑफ सिस्टर्निया, और इसके साथ यहाँ पर क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। सही है? तो इन वेसिकल्स को जब हम सिस्टर्निया के स्टॉक के साथ काउंट करते हैं, फिर हम इसको नाम देते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स का। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं, गाल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन के ऊपर। तो बेसिकली इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन करती है डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स की। किन मॉलिक्यूल्स की? उन मॉलिक्यूल्स की जिनकी सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
क्लियर हो गया। जिनकी सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है उन मॉलिक्यूल की ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी कि इनको ट्रांसफ़र करती हैं। अब बेसिकली यहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और लिपिड की भी सिंथेसिस होती है। क्लियर हो गया, लिपिड के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स पिंच ऑफ हो जाते हैं किस चीज़ से, यानी कि अलग हो जाते हैं किस चीज़ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब ये अलग हो जाते हैं तो ये आगे जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं किस में, गाल्जी अपरेटस में, यानी कि सिस्टर्निया में ये फ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसी गाल्जी अपरेटस में ये जो है आगे ट्रांसपोर्ट होती है और दूसरी साइड में इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ये गाल्जी अपरेटस से अलग हो जाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर जो वेसिकल्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं आते, वो यहाँ से गुजरते क्यों हैं, वो गाल्जी अपरेटस से क्यों गुजरते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फंक्शन के काबिल नहीं होते, यानी कि वो यूज़ के काबिल नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये इसलिए गाल्जी अपरेटस से गुजरती है क्योंकि गाल्जी अपरेटस इनको यूज़ के काबिल बनाती है, इनको फंक्शन के काबिल बनाती है, सही है, इनको मैच्योर करती है। तो बेसिकली गाल्जी अपरेटस को जिस तरह हमने इसको नाम दिया था कि इसको इसके जो दो फेसेस है इसको हमने नाम दिया था सिस फेस का, तो सिस फेस को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं क्या, फार्मिंग फेस, फार्मिंग फेज। क्लियर हो गया। इसी तरह जो हमने इसको ट्रांस नाम दिया था तो ट्रांस को हम क्या नाम देते हैं, एक दूसरा नाम भी देते हैं मैच्योरिंग फेज। अब उसको हम फार्मिंग फेज क्यों कहते हैं, फार्मिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बनते हैं यानी कि फ्यूज़ होते हैं, सही है, यहाँ पर सिस्टरियाँ बनती हैं। और यहाँ पर मैच्योरिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेसिकल्स अलग होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, वो यूज़ के काबिल होते हैं, फंक्शन के काबिल होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, मॉडिफिकेशन। गाल्जी अपरेटस क्या करती हैं, ये मॉडिफिकेशन करती है। अब ये मॉडिफिकेशन क्या है, जब किसी चीज़ में कोई चेंजेस आती है, कोई उसको हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ क्या हो गई, ये मॉडिफाइड हो गई। तो बेसिकली गाल्जी अपरेटस क्या करती है, ये डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उनकी ये मॉडिफिकेशन करती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सही है। तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस जब होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो प्रोटीन जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनके साथ ऐड किया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट उनके साथ ऐड किया जाता है तो ये क्या बनते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो लिपिड के मॉलिक्यूल भी यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट को मिला दिया जाता है। क्लियर हो गया, ऐड कर दिया जाता है। जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। क्लियर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोटीन और लिपिड तैयार हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो मॉडिफाइड हो गए, उसमें चेंजेस आ गए। क्यों, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया। तो रिजल्ट में यहाँ पर जो वेसिकल्स बनते हैं तो उन वेसिकल्स, वो वेसिकल जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है। क्लियर हो गया। और यही वेसिकल यहाँ से गाल्जी अपरेटस से पिंच ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और आगे जाकर सेल मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड हो जाते हैं अगर सेल मेम्ब्रेन में इनकी ज़रूरत हो तो। क्लियर हो गया। नो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो इसका फंक्शन है वो क्या है, पैकेजिंग। ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है, डिफरेंट चीज़ों को ये पैक करता है। यानी जितने मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये उनको क्या करता है, पैक करता है। यानी किस तरह ये पैक करता है, ये बेसिकली जो सिस्टर्नियन मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, वेसिकल्स बनाती है। तो ये वेसिकल जो बनते हैं ये असल में हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये पैक हो गया, ये चीज़ पैक हो गया। जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी पैकिंग हो गई। ग्लाइकोलिपिड के ऊपर क्या है, ये मेम्ब्रेन आ गई जिसको हमने वेसिकल का नाम दिया था, तो ये क्या हो गई, पैक हो गई। सही, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ये पैकेजिंग करती हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो इसके बाद फंक्शन है वो क्या है, सिक्रीशन।
जो गाल्जी apparatus है ये सिक्रेशन भी करती है। सिक्रेशन ये किस तरह करती हैं, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स पिंच ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सही है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं तो सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर जाते हैं और बाहर ये सिक्रीट होते हैं, सही है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये वेसिकल के फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंजाइम भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, जिनकी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये सिक्रीशन भी करती है, सही है, डिफरेंट चीज़ों की। डियर स्टूडेंट, अब ये जो वेसिकल्स बनते हैं बेसिकली ये वेसिकल दो किस्म के होते हैं। क्लियर हो गया। एक को हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स या एक्सक्रीटरी वेसिकल, एक्सक्रीटरी वेसिकल्स। क्लियर हो गया। और दूसरे को हम नाम देते हैं क्या, लाइसोसोम्स। नो डियर स्टूडेंट, जो पहले मैंने कहा कि लाइसोसोम जो होता है वो डिराइव होता है गाल्जी अपरेटस से। क्लियर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो वेसिकल्स होते हैं ये वेसिकल असल में लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इन वेसिकल को फिर हम नाम देते हैं लाइसोसोम का, सही। तो दो किस्म के वेसिकल बनते हैं, एक को हम एक्सक्रीटरी वेसिकल कहते हैं। एक्सक्रीटरी वेसिकल्स में यही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, यही डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं या बाकी ऑर्गेनेल्स में यूज़ होते हैं या फिर बाहर जो है वो सिक्रीट होते हैं सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो दूसरी किस्म है वेसिकल्स का जिनको हमने लाइसोसोम का नाम दिया, ये वेसिकल थोड़े चेंज होते हैं। क्लियर हो गया। अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी इसके ऊपर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली ये जो लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये है लाइसोसोम। क्लियर हो गया। तो इस लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स मौजूद होता है जो डाइजेशन करते हैं और उन ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और किस्म के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज। क्लियर हो गया। तो ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसमें पंप होते हैं उस पंप के थ्रू ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को अंदर ले जाते हैं। जब अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है तो वो इन्वायरमेंट क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर हो गया। तो बेसिकली लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं और इसके अलावा यहाँ पर एसिड फास्फेटेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर ये जो एंजाइम्स है ये कहाँ से आ गए। बेसिकली मैंने बताया था कि यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो वो प्रोटीन जब यहाँ से गुजरते हैं गाल्जी अपरेटस से तो वो गाल्जी अपरेटस इनको एंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन करती है। तो वही फिर एंजाइम की शक्ल में वेसिकल्स बनते हैं और उन वेसिकल्स को हम लाइसोसोम का नाम देते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ये लाइसोसोम जो है इसके फिर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जब ये पहले अलग हो जाते हैं, यानी अभी तक इन्होंने कोई डाइजेशन नहीं की, यानी अभी तक इन्होंने किसी चीज़ की ब्रेकडाउन नहीं की, तब हम इसको नाम देते हैं क्या, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या, प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर। जब ये डाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं तब हम इसको नाम देते हैं क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर हो गया।
तो ये बाकी इसके और भी स्टेजेस है, लेकिन अभी तक जो आपके कोर्स में है तो वो सिर्फ ये 2 स्टेजेस है, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, जब इस मतलब एंजाइम वगैरह सब चीज़ें इसमें मौजूद है लेकिन अभी तक इन्होंने कोई डाइजेशन नहीं की होती, तब हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब ये डाइजेशन कर लेते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं, तब हम इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं लाइसोसोम के फंक्शन के ऊपर। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फेगोसाइटोसिस। क्या, फेगोसाइटोसिस। फेगो किस चीज को कहते हैं, फेगो कहते हैं ईटिंग को। किस चीज को, ईटिंग को। और साइटोसिस मीन सेल, तो इसका मतलब क्या है, सेल ईटिंग। सही है, सेल ईटिंग। अब सेल ईटिंग किस तरह होती है, बेसिकली ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, क्लियर हो गया, ये एक सेल है। तो सेल क्या करता है, इंगल्फिंग करता है डिफरेंट चीज़ों की, जो फॉरेन चीज़ें हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, डिफरेंट किस्म के फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये इंगल्फ करता है, अंदर ले जाता है। जब ये अंदर ले जाता है इन चीज़ों की, तो अंदर जो है लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम मौजूद होता है, क्लियर हो गया। तो लाइसोसोम क्या करता है, इन फॉरेन सब्सटेंस के क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये फॉरेन कोई चीज़ बाहर से आ गई और ये क्या है, लाइसोसोम है, तो ये लाइसोसोम इसको अंदर ले जाता है, और जब अंदर ले जाता है तो लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस चीज़ की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर देता है। नो डियर स्टूडेंट, ये हो गया फेगोसाइटोसिस। जो दूसरा मेन फंक्शन है वो क्या है, ऑटोफेगी। सही है, ये ऑटोफेगी भी करता है। ऑटोफेगी मीन्स, ऑटोफेगी का क्या मतलब है, ऑटो कहते हैं सेल्फ को, किस चीज़ को कहते हैं, सेल्फ को, और फेगी कहते हैं किस चीज़ को, ईटिंग को, सेल्फ ईटिंग। नो डियर स्टूडेंट, ये जो लाइसोसोम है ये सेल्फ ईटिंग भी करता है। सेल्फ ईटिंग ये किस तरह करता है, जब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो एक्सपायर हो जाती है, यानी वो काम करने के काबिल नहीं रहती या वो फंक्शन नहीं कर सकती, तो ये फिर क्या करते हैं, उस ऑर्गेनेली को ये ब्रेक डाउन कर देती है। जब उसकी ब्रेक डाउन करती है, उसकी डाइजेशन करती है। फिर इसके अलावा ये क्या करता है, एपोप्टोसिस में भी हिस्सा लेता है। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस जो है वो एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। यानी कि जब सेल का एज कंप्लीट हो जाता है, जिस तरह रेड ब्लड सेल का एज कितना है, 120 डेज। ये सेल की जब लाइफ पूरी हो जाती है तो वो फिर क्या करता है, इस सेल को खुद ही खाना शुरू कर देता है, यानी इस सेल की खुद ही वो डाइजेशन कर लेता है और सेल की ये ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।